Hello 10th class students. Today we will start a new chapter in 10th science. The name of the chapter is Control and Coordination, chapter number 7. Let's start students. सबसे पहले बच्चों हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता क्या है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। सबसे पहली बात कंट्रोल। कंट्रोल मतलब हमारी बॉडी पर कंट्रोल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसकी एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल, उसकी बॉडी किस तरह से एक्शन करे। अगर हम एकदम चल रहे हैं तो एकदम रुकने पर हमारी बॉडी में कंट्रोल, अगर हम हाथ हिला रहे हैं तो हमारा हाथ किस डिस्टेंस तक जाना चाहिए, ये हमारा कंट्रोल है ना। तो कुल मिलाकर के हमारी जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज़ है, उन बॉडी एक्टिविटीज़ को हम किस तरह से हमारे विलिंगली चेंज कर सकते हैं, वो होता है हमारा कंट्रोल। और दूसरी चीज़ आती है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ में मिलकर के काम करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो एग्जैक्टली अच्छे से वर्क कर पाती है ना। अगर किसी ने हमारी तरफ बॉल फेंकी है ना, तो अगर हमें बॉल को कैच करना है तो हम दोनों हाथ को साथ में जॉइंट करके और इस तरह से आगे करते हैं, है ना। और बॉल जहाँ पर आ रही है वहाँ पर हमारे हाथ को हम प्लेस करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, दोनों हाथों का कोऑर्डिनेशन हो गया। आँख का कोऑर्डिनेशन हुआ कि आँख ने उसको देखा, और हाथ का कोऑर्डिनेशन हुआ कि हाथ को किस तरफ जाना है ना। लेकिन अगर सपोज ऐसा हो कि किसी ने बॉल हमारी तरफ फेंकी और हमारे दोनों हाथ एक साथ आने के बजाय ऐसे दूर दूर हो गए और सिर आगे चला गया एकदम, तो बॉल की सिर में लग जाएगी। फिर ये कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ फिर हमारी बॉडी का। तो कोऑर्डिनेशन, जब ऑर्गन्स साथ में मिलकर के कुछ ऐसा काम करते हैं कि हमारी जो बॉडी एक्टिविटीज़ होती है वो बिल्कुल अच्छे से हो पाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। इसी तरह से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स भी एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ या जो फंक्शंस हैं वो रेगुलर चलते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे बच्चों कि कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी कंट्रोल कैसे करती है खुद को, कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंट्रोल मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं, इसके साथ साथ में ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और कौन करवाता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ की वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस इंटीग्रेटेड बॉडी सिस्टम्स। हमारे जो अलग अलग बॉडी सिस्टम्स है वो जब इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द सराउंडिंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडीली फंक्शंस इज नोन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कि हमारे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को फेस करने के लिए या उनमें एडजस्टमेंट बैठाने के लिए जो भी हमारी बॉडी फंक्शन करती है, उन फंक्शंस को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। फिर इसमें आता है हमारा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अगर एनिमल्स की बात करें हम तो दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब हमारी नर्व्स जो हम फास्ट एक्टिविटी करते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं और इवेंचुअली जिनका कंट्रोल मैकेनिज्म काफ़ी स्लो होता है। न्यूरल सिस्टम या न्यूरॉन सिस्टम जितना फास्ट कंट्रोल सिस्टम उनका नहीं होता है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द न्यूरल और नर्वस सिस्टम। हियर व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द नर्व सिस्टम। हमारा जो नर्व सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है वो हम देखें। देखो, द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व सेल्स, और वी कैन से न्यूरॉन्स। तो मेन कंपोनेंट हमारे कितने हो गए यहाँ पर, 3 मेन कंपोनेंट हो गए। सबसे पहला हमारा ब्रेन, आप जानते हैं ब्रेन कि हमारे जो स्कल है यहाँ पर ऊपर ब्रेन होता है। सेकंड चीज़ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होती है, हमारी जो पीछे जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी जिसको अपन बोलते हैं,
बैकबोन के सेंटर में अंदर हमारे ब्रेन से लगा करके तो लास्ट हमारी वेस्ट तक एक सिस्टम फैला होता है जिसको बोलते हैं अपन नर्व कॉर्ड या फिर स्पाइनल कॉर्ड। और थर्ड होती है हमारी नर्व्स, जो हमारी पूरी बॉडी में फैली होती है। हमारी बॉडी का एक सिंगल पार्ट ऐसा नहीं होता है हमारे हेयर्स और नेल्स को छोड़ करके जहाँ पर नर्व्स नहीं होती है। ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर टच करने से अगर हमें फील होता है मतलब वहाँ पर हमारी नर्व्स हैं, है ना। आगे जब अपन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नर्व्स कहाँ कहाँ पर है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पर अपन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले जो नर्व्स जिससे बनी होती है, एक सिंगल सेल जो होती है, सबसे छोटी यूनिट नर्व्स की, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, है ना। यहाँ पर ये न्यूरॉन्स हमारा, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पर नीचे जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम है न्यूरॉन का, नर्व सेल का। अब नर्व सेल हमारी नॉर्मल सेल से थोड़ी सी अलग होती है। हमारी नॉर्मल सेल जो है वो स्फेरिकल होती है, ओवल होती है, पेंटागोनल होती है, हेक्सागोनल होती है। लेकिन जो नर्व सेल है वो इस तरह से लंबी होती है, इलोंगेटेड होती है। एंड इन दिस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर वन पार्ट इज स्वॉलन अप विच इज कॉल्ड एज द सेल बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। फिर वहां से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको अपन एक्सोन बोलते हैं। एक्सोन से होते और यहाँ पर होती है नर्व एंडिंग, मतलब नर्व जहाँ पर खत्म होती है। अब नर्व जहाँ खत्म हुई इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ नर्व खत्म हो गई है, जस्ट यहाँ से इनको बोलते हैं हम एक्सोन। इन एक्सोन से एक दूसरा डेंड्राइट्स यहाँ पर जुड़ जाता है फिर से, और दूसरी सेल इससे जुड़ करके आगे बढ़ जाती है। इस तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है लंबा, जिसमें ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। बट इसके स्ट्रक्चर में मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? सेल बॉडी में हम देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, फिर ऐसे जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको अपन डेंड्राइट्स बोलते हैं या सिंगल को डेंड्रोन्स बोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक्सोन होता है जो कि माइलिनेटेड होता है। देखो इसके ऊपर आपको एक ब्लैक कलर की कवरिंग जैसा दिखाई दे रहा है ना। इधर कोई ब्लैक कलर की कवरिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक कलर की एक लेयर्स है जिसको बोलते हैं अपन माइलिन शीथ। इंफॉर्मेशन यहां से हमेशा डेंड्राइट से आती है सेल बॉडी में न्यूक्लियस में आकर के, और एक्सोन के थ्रू पीछे चली जाती है नर्व्स एंडिंग में, जिसको एक्सोन्स बोलते हैं हम। यहां से फिर दूसरे डेंड्रोन्स में चली जाती है, डेंड्राइट्स में चली जाती है। इस तरह से ये ट्रेवल करती है। आगे अपन देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर मेन पार्ट्स जो हैं उसमें और क्या क्या होता है। तो हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। ब्रॉडली अगर अपन डिवाइड करें तो एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक हमारा ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारी जो नर्व्स है वो इन दोनों से निकल करके, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके पूरी बॉडी में हमारे लेग हैं, हैंड है, जो भी लेटरल साइड्स हैं, उन सभी में जाती हैं। देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, ब्रेन पहला और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और PNS कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स दैट कनेक्ट द CNS टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। हमारी पूरी बॉडी को जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो कनेक्ट करता है वो होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, है ना। ये तीनों चीजें, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये सब क्या है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं हमारे
नर्वस सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब देखो ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारे बॉडी में, है ना। तो यहाँ पर अपन देखें कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पहली चीज तो ये ब्रेन, और ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से बीच में जो दिख रही है ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है, जिसको अपन रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इट इज इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर की तरफ होती है ये। और इन दोनों से निकल करके ये देखो ये नर्व्स फैली हुई है हमारी पूरी बॉडी में। तो ये हमारे हाथ में है, पैरों में है, जो भी लेटरल साइड्स हैं इससे दोनों तरफ यहाँ पर इसमें है। ये जो जितनी भी नर्व्स पतली पतली बहुत पतली पतली नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स फैली हुई है, इन नर्व्स को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दिस सिस्टम इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। So there are mainly two parts, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system consists of mainly two parts. One is brain and second is spinal cord. And second part, that is peripheral nervous system, is consist of all the nerves arising from the brain and spinal cord. Okay students, let's move forward. Here देखो यहाँ पर एक चीज हमें दिखाई दे रही है, गैंग्लियन। जो गैंग्लियन होता है मतलब जहाँ पर हमारी जो नर्व्स है ये आपस में कनेक्टेड रहती है, जॉइंड होती है और एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, थोड़ा सा फूला हुआ। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गैंग्लियन, है ना। जहाँ पर बहुत सारी सिनेप्स बोलते हैं उस जगह को, क्योंकि सिनेप्स के थ्रू बहुत सारी जो नर्व्स होती है वो आपस में मिलती है। देखो यहाँ पर ये गैंग्लियन इज अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग नंबर ऑफ नर्व सेल बॉडीज। यहाँ पर बहुत सारी नर्व सेल होती हैं, टिपिकली लिंक्ड बाय सिनेप्सेज। आगे अपन सिनेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि जहाँ पर दो न्यूरॉन्स जॉइंड होते हैं, नर्व सेल्स जॉइंड होती है, उस जगह को हम सिनेप्स बोलते हैं, है ना। एंड ऑफन फॉर्मिंग अ स्वेलिंग ऑन नर्व फाइबर। तो जो नर्व्स होती है, नर्व फाइबर होती है, वहाँ पर एक छोटी सी एक स्वेलिंग लाइक सूजन जैसी एक जगह वो बनाती है। अब हम देखें इसमें न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को, जो अभी अपन ने देखा था। द थ्री मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन आर एक्सोन, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी। एक्सोन, डेंड्राइट्स जो यहाँ पर प्रोजेक्शंस अपने को दिखते हैं वो, और एक होती है सेल बॉडी जो मोटा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा स्वेलो स्ट्रक्चर। द एक्सोन कंडक्ट्स मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो एक्सोन है ये सेल बॉडी से मैसेज को दूर लेकर के जाता है, मतलब मैसेज जो है वो हमेशा डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी से एक्सोन में जाता है नर्व्स एंडिंग में, है ना। ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, इस तरफ ये मूव करता है। द डेंड्राइट्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेक्स्ट सेल। जो डेंड्राइट्स होते हैं ये यहाँ पर एक्सोन से जुड़े हुए हैं किसी दूसरे सेल के, ये वहाँ से मैसेज को रिसीव करेंगे, पीछे लेकर के जाएंगे, फिर यहाँ दूसरे जो डेंड्राइट्स होंगे किसी दूसरी नर्व सेल के, वो मैसेज को रिसीव करेंगे और यहाँ से आगे की तरफ ले जाएंगे। द सेल बॉडी कंटेन्स द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेल्स। इट इज मेनली कंसर्न विद द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ द सेल, है ना। तो इसमें यहाँ पर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ये सारी चीजें सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ना कि इधर पीछे की तरफ, ठीक है। आगे अपन देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स। ये जो नर्व सेल्स होती है ये एक्चुअली किस तरह से अरेंज होती है हमारी बॉडी के अंदर, इसको अपन देखते हैं, है ना। तो न्यूरॉन्स आर अरेंज एंड टू एंड। अभी अपन ने यहाँ पर देखा था इस वाले स्ट्रक्चर में कि एक सेल जो यहाँ पर एंड होती है उससे ये वाली न्यूरॉन्स जुड़ी हुई रहेगी, फिर ये जहां पर एंड हो रही है यहां से दूसरी न्यूरॉन कंटिन्यू हो जाएगी, है ना। इसी पैटर्न को बच्चों हम बोलते हैं जो एंड टू एंड अरेंजमेंट फॉर्मिंग अ चेन। तो ये चेन बना लेती है, एक एंड, एक सेल, उसका एंड जहां हो रहा है वहां से दूसरी सेल जुड़ी, फिर उसका एंड जहां हो रहा है वहां से तीसरी सेल जुड़ी। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं चेन सिस्टम एंड एंड टू एंड, जो कि एक चेन बनाता है। दिस हेल्प इन द कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। जो भी इम्पल्स हमारी बॉडी में जनरेट होती है ना, इम्पल्स मतलब स्टिमुलस, जैसे किसी ने यहाँ पर टच किया
तो हमें तुरंत फील होता है कि टच हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होती है और वो इम्पल्स ट्रेवल करती है थ्रू दी नर्व्स, जो एक चेन बनती है नर्व सेल की, जिसको हम नर्व्स बोलते हैं, उन नर्व्स के थ्रू ट्रेवल करती है ना। तो वो इम्पल्स के फॉर्म में होता है, इम्पल्स थ्रू इट्स डेंड्राइट्स एंड ट्रांसमिट इट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन इन अ सीक्वेंस थ्रू इट्स एक्सोन, है ना। एक्सोन से होते हुए फिर डेंड्राइट्स में जाएगी, फिर एक्सोन में जाएगी, इस तरह से कंटिन्यूअसली। न्यूरॉन्स आर नॉट कनेक्टेड, जो न्यूरॉन्स होती है, सेल होती है, वो एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती है, एक दूसरे के बिल्कुल इस तरह से पास पास में ज़रूर होती है, बट बिल्कुल एग्जैक्ट कनेक्टेड, जुड़ी हुई नहीं होती है ना। उनके बीच में थोड़ी सी एक जगह खाली होती है, जिसको बोलते हैं अपन स्नैप्स, और उस स्नैप्स में एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं सिनेप्टिक फ्लूइड या सिनेप्टिक लिक्विड। देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है इसका कनेक्शन, कि जो डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सोन्स होते हैं वो किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो दूसरा देखें यहाँ पर, सिनेप्स और स्मॉल गैप ऑकर्स बिटवीन द एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्रॉन्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। एक्सोन और डेंड्रोन, अलग अलग दो न्यूरॉन के एक्सोन और डेंड्रोन्स के बीच में एक छोटी सी गैप होती है, दैट गैप इज कॉल्ड synapse and a fluid filled in the synapse that is called synaptic fluid। ठीक है, तो between the axon of one neuron and dendrons of the next neuron, a synapse is the muscle fiber, in the muscle fiber is also known as neuromuscular junction। उस synapse को neuromuscular junction भी बोलते हैं हम, क्योंकि वो nerves का एक junction होता है जहाँ पर वो आपस में मिलती है। Let's us discuss the working of a synapse in detail। तो देखो यहाँ पर इस synapse को अगर अपन डिटेल में देखते हैं तो निकल करके आता है हमारे सामने, देखो ये जो एक्सोन होते हैं, एक्सोन यहाँ पर लेकर के आए, ये एक्सोन की एंडिंग हो गई, और एक्सोन में जगह जगह इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, जो डेंड्रोन्स होते हैं, डेंड्रोन्स में रिसेप्टर होते हैं, और बीच में ये जो फ्लूइड दिख रहा है हमें, ये है सिनेप्टिक फ्लूइड। ये सिनेप्टिक फ्लूइड एक्सोन से लेकर के डेंड्रोन्स को इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। इसकी खासियत ये होती है कि सिनेप्टिक फ्लूइड में कभी भी इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं होता। जितनी स्ट्रेंथ का सिग्नल इसने, जो इम्पल्स होती है, जितने स्ट्रेंथ की इम्पल्स आती है, सेम स्ट्रेंथ की इम्पल्स को ये आगे ट्रांसमिट करता है। कभी भी इसमें इम्पल्स की इंटेंसिटी का लॉस नहीं होता है, इंटेंसिटी हमेशा सेम बनी होती है। नेक्स्ट देखिए हम इसमें, तो हमारी जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स कितनी तरह के होते हैं वो अपन देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हमारे पास में 3 तरह के न्यूरॉन्स हैं। एक न्यूरॉन होते हैं हमारे सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे मोटर न्यूरॉन, और थर्ड होते हैं हमारे रिलेइंग न्यूरॉन, या फिर जिनको हम मिक्स्ड न्यूरॉन भी बोलते हैं, है ना। मोटर, सेंसरी और मिक्स्ड या फिर रिलेइंग न्यूरॉन। अब 3 तरह के होते हैं तो इनके कुछ काम भी अलग अलग होते होंगे। दे हैव डिफरेंट फंक्शंस, यस ऑफ कोर्स। द मेन फंक्शन ऑफ द सेंसरी नर्व और सेंसरी न्यूरॉन is that they bring the information from the site to the central nervous system or from to the brain or spinal cord। जैसे कहीं पर यहाँ हाथ में हमें कुछ चीज़ फील हुई, तो वो इन्फॉर्मेशन जाती है तुरंत या तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक या फिर हमारे ब्रेन तक। तो उस इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम जो होता है वो होता है हमारे सेंसरी न्यूरॉन का। ये हमें सेंस करवाते हैं किसी चीज़ का। अगर हमें ठंड लग रही है, मतलब हमारी स्किन में कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो कम टेम्परेचर है वो आ रहा है, ठंडी चीज़ टच हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन जाएगी ब्रेन तक और हमें फील होगा कि ये जो हमें फील हो रहा है ये ठंडा है ना। तो ये तो होगी सेंसरी नर्व्स का फंक्शन। दूसरा यहाँ पर आता है मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स। ये जो मोटर नर्व्स होती है इनका मेन फंक्शन होता है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को लेकर के जाना इफेक्टर ऑर्गन तक, जहां से भी हमें काम करवाना होता है।
उस जगह तक मैसेज को लेकर के जाती है हमारे मोटर नर्व्स, मोटर न्यूरॉन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने किसी चीज़ को छुआ, है ना, सपोज हमने बोर्ड को छुआ एकदम, और बोर्ड बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी पाम से, पाम में जो भी नर्व सेल्स है ना, पाम में कौन सी नर्व सेल्स, हमारी सेंसरी नर्व्स, सेंसरी न्यूरॉन, वो इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करेगी कि ये जो सरफेस है ये हॉट है, इस पर अगर हम हाथ ज़्यादा देर तक रखेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, इसको हटाना चाहिए, है ना। तो ये क्या, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ले करके गई ब्रेन तक, ब्रेन ने मैनिपुलेट किया कि हमें क्या करवाना है ना। तो ब्रेन ने ये मैनिपुलेट किया, उसने ये चीज़ बताया कि नहीं ये चीज़ हॉट है, गर्म है, हमारे लिए नुकसानदायक है, बॉडी को हार्म करेगा, यहाँ से हाथ को हटा ले। अब इन्फॉर्मेशन ब्रेन से फिर चलेगी। अब ब्रेन से इन्फॉर्मेशन कौन लेकर के जाएगा, वो लेकर के जाएगी हमारी मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन कहाँ पर लेकर के जाएगी, तो हमारी बॉडी को जिस ऑर्गन से फंक्शन करवाना है उस ऑर्गन तक लेकर के जाएगी इन्फॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ से हाथ को हटाना है तो एल्बो तक वो इन्फॉर्मेशन लेके गई कि एल्बो से हटा लो उसको, इस तरह से। शोल्डर तक अगर लेकर के गई तो शोल्डर से हटा लो, इस तरह से। या फिर पैरों तक लेके गई कि पैरों से हटा लो उसको, इस तरह से हटा दो, है ना। तो इफेक्टर ऑर्गन जो है हमारा अलग अलग हो सकते हैं। एक ऑर्गन अफेक्टर ऑर्गन, अफेक्टर मतलब जहां पर अफेक्ट हुआ है, जैसे इस केस में हमारी पाम, हथेली, तो ये क्या हुआ, अफेक्टर ऑर्गन हो गया। और इफेक्टर ऑर्गन मतलब जहां से हमारी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर जो भी ब्रेन डायरेक्शन देगा उस काम को करवाने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन दोनों में से जो भी इंस्ट्रक्शन देगा, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो बॉडी के किस ऑर्गन से करवाना है, वो ऑर्गन होता है हमारा अफेक्टर ऑर्गन। और अफेक्टर ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन के थ्रू, और वो लेकर के जाएगी हमारी मोटर न्यूरॉन्स। अफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, मैक्सिमम केसेस में वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। और तीसरी आती है हमारी रिलेइंग न्यूरॉन्स, या फिर जिसको हम मिक्स्ड नर्व्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन को लाने का भी काम करते हैं और ले जाने का भी काम करते हैं। ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेकर के भी आते हैं और वापस से लेकर के भी यही जाते हैं, है ना। दैट इज वाई दे आर नोन एज द मिक्स्ड न्यूरॉन ऑल्सो, कि दोनों काम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने देखा है कि हमारी जो नर्व्स होती है वो 3 तरह की होती है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और रिलेइंग नर्व्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व्स।